मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। गुजरात चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक चुके हैं। अब ये जनता पर है कि जनता किसकी किस्मत ईवीएम में कैद करती है। लेकिन इससे ठीक पहले गुजरात चुनाव में सियासी घमासान मचा हुआ है। आमने सामने है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना वो रावण से करते हुए नजर आते हैं और फिर उसके बाद एक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से कांग्रेस पर पलटवार किया जाता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गुजरात के चुनावी समर में थे। दूसरे फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से किया जा रहा था। राजनाथ सिंह ने कहा कि ओछी राजनीति का परिचय है कांग्रेस की, तो वहीं जेपी नड्डा ने अपने रोड शो में कहा कि ये सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान नहीं बल्कि ये कांग्रेस नेतृत्व यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सोच को दर्शाता है। तो आज इसी पर करेंगे मुकाबला, इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि क्या कुछ आज सियासी समर में हुआ है, किसने किस पर पलटवार किया है। किसी को रावण कहा जाए, नीच शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं कर सकती। और जो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता करेगा उसे भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करती है। यदि किसी ने गलती कर दी तो उसके लिए खेद व्यक्त करेगा। कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना। सोनिया जी और राहुल जी ने जिस तरीके का भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उपयोग किया है, यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है, यह उनके सोच को दर्शाता है, यह उनके स्तर को दर्शाता है। और प्रजातंत्र में जिस तरीके के हल्के शब्दों का उपयोग किया है वह निंदनीय भी है और एक तरीके से उनकी हताशा को बताता है। और उनके जो नेता हैं आगे, वो उन्हीं शब्दों को लेकर के आगे चले हैं। किस किस तरह की हल्की शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये प्रजातंत्र के प्रति उनका जो इज्जत है और प्रजातंत्र के प्रति जो उनकी कमिटमेंट है वह भी बताती है और उनके सोच से पार्टी के विचार क्या बनता है वो भी बताती है। तो आपने सुना किस तरीके से पलटवार हो रहे हैं, यानी रावण शब्द को लेकर गुजरात के सियासी समर में घमासान मचा हुआ है और आमने सामने है कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन इससे इतर पहले फेज की वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब वोटर्स को ये तय करना है कि वो किसे अपना नेता चुनेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद बीजेपी के। हमारे साथ हैं आलोक शर्मा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। जाकिर अरब जी AIMIM से हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, आपसे शुरुआत करूंगी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब कल पहले फेज की वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से रावण शब्द का अब इस्तेमाल किया जा रहा है और एक के बाद एक पलटवार किए जा रहे हैं, यानी बैठे बिठाए बीजेपी को तो एक मुद्दा मिल गया। देखिए, ये बैठे बिठाए मुद्दे की बात नहीं है। ये विगत लंबे समय से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध घृणा, वैमनस्य, अवमानना और घटिया से घटिया स्तर तक के बयान। अभी बताइए, कुछ दिन पहले की तो बात है, मधुसूदन मिस्त्री जी ने औकात शब्द का प्रयोग किया था। उससे कुछ महीने पहले जब गुजरात का चुनाव नहीं भी था तो इनके नेता महाराष्ट्र में शौकत अली जी ने इनकी मृत्यु की कामना की थी और मृत्यु का प्रकार बताया था। और यहां तक कि झारखंड में सुबोध कांत सहाय जी बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने भी मौत की कामना और प्रकार बताया था। मुझे जानते क्या लगता है,
कांग्रेस की सोच में, मानसिकता में इस प्रकार की बात आ गई है कि राजनीति में जो शब्दों का अवमूल्यन है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने बचपन में सुना था कि जब अटल जी को दीनदयाल जी की जगह भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्हें बड़ा संकोच था कि मैं इस पद पे कैसे बैठूंगा। तो उनके वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि भाई ये पद विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह है, जो बैठेगा उसको धर्म की दृष्टि दिखेगी। मगर मुझे लगता है कांग्रेस के अध्यक्ष का पद ये क्या हो गया भाई। 2007 के चुनाव में सोनिया गांधी जी बैठी थी तो मौत का सौदागर नजर आने लगा। जब राहुल गांधी जी बैठते हैं तो कोविड नजर आने लगता है। खड़गे जी बैठते हैं तो उनको मोदी जी में रावण दिखने लगता है। तो मुझे लगता है तो कुछ कुर्सी का ही फेर है, जिसकी वजह से जो बैठता है उसकी नजर और नजारा दोनों ही बदल जाता है। चुनावों में शब्दों का इस्तेमाल तो बीजेपी की तरफ से भी किया जाता है। अब सद्दाम हुसैन शब्द जो इंट्रोड्यूस किया वो बीजेपी की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ। सुधांशु जी, देखिए इसमें दो बातें। पहली बात, कांग्रेस का कोई नेता ये कहे तो कि सद्दाम हुसैन इतना खराब और घटिया व्यक्ति था कि उसके नाम के साथ तुलना होने से, राहुल गांधी की तुलना होने से वो मर्माहत हो गए। अभी तक मैंने किसी कांग्रेस के नेता का बयान ही नहीं देखा है। पुराने नेताओं के, पुराने जमाने के तो बयान उनके बहुत पक्ष के हैं। याद करिए, मुझे याद है 1991 के चुनाव में राजीव गांधी जी की रैलियों में सद्दाम हुसैन की फोटो रहती थी। चलिए वो छोड़िए, सद्दाम हुसैन एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन दिए थे। कांग्रेस पार्टी को, किसी नेता को नहीं। जब सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, 2006 वोल्कर रिपोर्ट, जिसके चलते उस समय विदेश मंत्री नटवर सिंह जी ने इस्तीफा देना पड़ा था। और नटवर सिंह जी ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में सारी के सारा डिटेल लिखा है। तो भाई हमने तो कुछ बोला नहीं है, वो बोल के दिखाएं कि सद्दाम हुसैन बुरा आदमी था। एक बार बोलो तो। और फिर जो कुछ है, आपके नेता का बयान कोट कर रहा हूं, आपके नेता के नाम लिखा गया लेटर उसका कोट कर रहा हूं, आपके नेता की किताब कोट कर रहा हूं। हमारा क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आलोक शर्मा जी, सवाल अब इसी बात को लेकर है कि चुनाव अब जब नजदीक आ गया है, आज की रात है और यही रात कत्ल की रात है। अब जब चुनाव में आप विकास की बात कर रहे थे, आप तमाम मुद्दों की बात कर रहे थे, एकाएक ये शब्दों का मायाजाल कैसे बुन लिया? और इसका देखिए फायदा जब जब आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया बीजेपी को हुआ है, तो ये सेल्फ कॉल क्यों कर बैठते हैं आप लोग? देखिए, मुझे लगता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सुधांशु मेरे भाई की तरह हैं, लेकिन एक सभा में रावण की बहुत बड़ाई की थी इन्होंने। याद होगा इनको याद नहीं हो तो मैं सुना देता हूँ। राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था, धनवान कौन ज्यादा था, पावर पॉलिटिकल किसके पास ज्यादा थी? ये सुधांशु भाई पूरे देश को समझा रहे हैं। रावण पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थी बताइए। ठीक है, बयान सबने सुना। अब मैं केवल ही कहना पूरा अब वो चरित्र पर आएंगे। हाँ, मेन बात मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मुझे उत्तर अब मैं रिपीट, आपने मेरा बयान कहा तो मैं भाई कितनी देर मैंने तो कहा तेरा तुझको अर्पण तेरा क्या लागे। रुक जाइए अब जरा, आपने बहुत समझ लिया पूरी बात तो सुधांशु भाई, आपने 5 मिनट। मैंने कहा रावण हर चीज में आगे था मगर रामचरित्र में आगे थे, इसीलिए तुलसीदास ने लिखा रामचरित मानस। चरित्र में तो पीछे पड़ जाते हैं। वो भी लिख के लेके आया हूँ, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहूंगा, नाइट वॉचमैन किसने कहा? मोदी साहब ने। खूनी पंजा किसने कहा? मोदी साहब ने। हमने मौत का सौदागर कहा, उन्होंने खूनी पंजा कहा। तमाम शब्द हैं। रेनकोट डांस, इटली की बेटी, जर्सी काओ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अपनी सांसद को शुरूपन खा। लेकिन मीडिया के साथियों को शायद ये शब्द समझ नहीं आ रहे। हार्दिक पटेल ने कहा मोदी जी यमराज है। वो कैंडिडेट है, शायद वो गंगा स्नान उनका कराया होगा उन्होंने। वो 80,000 रुपए का मशरूम खा के मोदी जी सफेद हो गए, उसमें तो मोदी जी का सम्मान बढ़ा था बहुत ज्यादा। बहुत शब्द हैं जिनके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा आज इस बात पर है कि आप जो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं पिछले 1 महीने में, आप हार चुके हैं। आरटीआई के खुलासों से पता चल रहा है कि किस तरह से सरकारी पैसे को गुजरात में बहाया गया है। यहां तक के मोरबी के बाद भी जो मोदी साहब का विजिट है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। या आरटीआई के खुलासे आ रहे हैं, आप उन पर बात नहीं करना चाहते हैं। असली बात यह है कि आपने 27 साल में गुजरात को लूटा है और गुजरात को चूसा है, उस पर बात नहीं करेंगे आप बाटला हाउस की बात करेंगे। हमने तो बाटला हाउस एनकाउंटर किया और आतंकियों को मारकर गिराया, लेकिन आप बाटला की कीमत पर बात नहीं करेंगे कि गैस के सिलेंडर की कीमत कहां बढ़ गई, उस पर बात नहीं करेंगे। आप लट्ठा कांड में कितने लोग मर गए, नहीं बात करेंगे। मीडिया के एक चैनल पर डिबेट नहीं होगी कि परसों भी
जिस तरह से जहरीली शराब पीकर लोग मर गए उस पर डिबेट नहीं होगी कि ड्राई स्टेट में कैसे इंटरवीन करूंगी तो आप बोलेंगे बार बार कि मैं बीच में आपको टोक देती हूँ और भाजपा प्रवक्ता को नहीं टोकती हूँ। आप बार बार पत्रकारों को बीच में लेकर आते हैं। अपना स्टैंड क्लियर करिए ना। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो क्या आपको भी लाइसेंस मिल गया कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति का अपमान करेंगे? अरे मैम, किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? मैंने 50 चीज नहीं बताई क्या? उसको भी गिनवा देते आप प्रोमो में अपने में। उसका जवाब नहीं, आप प्रोमो में गिनवा देते कि हार्दिक पटेल ने क्या क्या कहा था। जब मोदी जी देंगे उसका जवाब कि उनकी पार्टी में जब कोई मोदी जी उस समय पर संवैधानिक पद पर थे कि नहीं थे प्राची जी? आप अपनी जब पार्टी ये का बताइए शब्दावली इस्तेमाल हुई औरों के लिए, अपनी जब पार्टी एक का सांसद बताइए को ना। स्वरूपन आप रावण शब्द का इस्तेमाल कैसे कर देंगे देश के रावण जो है प्रधानमंत्री वो के लिए? पूरी तरह से भ्रष्टाचार का प्रतीक है, नकारात्मकता का प्रतीक है। वो पूरी तरह से हर तरह से आज जिस तरह से बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, उसका सांप्रदायिकता है, समाज का विभाजन है, उसका प्रतीक है रावण। रावण को प्रतीकात्मक तौर पर जलाया जाता है और हम अपनी बात से स्टैंड करते हैं। ठीक, आप स्टैंड करते हैं। यही तो जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ये सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं है, ये तो पूरे कांग्रेस की बात है। कांग्रेस मैंने इतने बयान तो मोदी जी के गिनवा दिए, अब दूसरे लीडर के ले आऊं किसी के? किस किसने क्या क्या कहा है? सांप्रदायिकता के जिनके ऊपर केस हैं वो इनके मुख्यमंत्री हैं। कौन क्या करता घूम रहा है यहाँ पर पता है आपको? किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है? अब मैं आज मोदी जी के लिए कहूं कि उनकी दाढ़ी आसाराम बापू से मिलती है, ये अच्छा लगेगा क्या? ऐसे मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मैं सम्मान करता हूं। संवैधानिक पद का तो आप सम्मान करेंगे। संवैधानिक पद पर वो जिसको शूरपणखा कहा था वो नहीं थी क्या? वो सांसद शूरपणखा जिसको कहा गया वो संवैधानिक पद पर नहीं थी। चलिए मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ। चलिए आप बार बार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, मैं फिर जाकिर जी के पास जाऊंगी। सुधांशु जी, जब आपके नेता एक से बढ़कर एक बयान देते हैं आपको वो नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा जाता है विक्टिम कार्ड खेलने लगती है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इन्होंने जो उदाहरण दिए उसमें नाम लेके नहीं, वो तो लाक्षणिक था। इन्होंने मान लिया मेरे ऊपर है, जैसे सांसद का नाम लेके तो शूर्पणखा नहीं कहा, अब उनको लग गया कि मेरे ऊपर है, कोई क्या करे। जैसे कोई ये कह दे बाल बुद्धि, अब बाल बुद्धि से किसी को लग जाए कि राहुल गांधी के ऊपर है तो ये इनकी समस्या है। मगर हम जो कोट कर रहे हैं, ये इमरान मसूद ने बोला था कि नहीं मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा। अब बताइए, पार्टी में थे वो नहीं उसी समय वो कांग्रेस में आकर उन्होंने बयान दिया हो तो हम उसको बाहर करते पार्टी से। सुनिए तो उसी दिन जाके चेक करिए, नेक्स्ट डे राहुल गांधी चुनाव प्रचार में गए जबकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, और बोटी बोटी करने वाले बयान वाले को कोटि कोटि नमन करके कांग्रेस पार्टी में लाके उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में रहे, कभी राहुल गांधी उनके चुनाव प्रचार में उन्होंने बुलाकर और नहीं गए। और सुनिए, समाजवादी पार्टी के लिए राहुल गांधी चुनाव प्रचार में गए, कौन मान लेगा इस बात को? अरे भाई, उनको बुला के उपाध्यक्ष बनाया कि नहीं? उपाध्यक्ष कब बनाया गया वो बहुत तुरंत चुनाव के बाद। अभी आपकी और दूसरी बात, अरे भाई मैंने तो बोला, मैंने कहा जिसने बोटी बोटी उस बयान के अगले दिन नहीं गए, अगले दिन गए, नहीं गए, अगले दिन गए। चुनाव देता हूँ, आप दिखाइए, नेक्स्ट डे चुनाव प्रचार करने गए, 2014 का चुनाव अच्छी तरह याद है। उसके एक साल और के बाद दूसरी बात, वो हमारे यहाँ पर आए हैं। अच्छा बोलने दीजिए। जिस समय पर बयान दिया गया उस समय नहीं कर रहा था आपको। सुधांशु भाई, उस समय आप कोई बात बोलते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आप भाई है मेरे। जिस समय अच्छा, आपने माफी मंगवाई जब उसने कहा मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा? मैं फिर कहूंगा, इसमें कोई किंतु परंतु है, बोटी बोटी काट डालूंगा जैसे बयान के ऊपर क्या ने कहा मोदी स्लूप गेट करा रहे थे। आलोक शर्मा जी, एक एक करके बात करते हैं। आलोक शर्मा जी, आपका सवाल मैंने इनके पास पहुंचाया, उस सवाल अब आप देखिए, जब कंफर्टेबल आते हैं अब मैं दूसरा बताता हूँ। अरे भाई, आप हम ये बात इंतजार कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, ऐसे नहीं, चर्चा नहीं खराब करेंगे, चर्चा नहीं खराब करेंगे, साफ हो जाएगा तो उसी का जवाब तो दीजिए। कैसे, कौन सी हम बता रहे हैं, हमारे ऊपर इमरजेंसी लगाने वाली प्रधानमंत्री के लिए भी हमने कभी मौत की कामना का बयान नहीं दिया। आपने क्या तरीका है बार बार? ये कोई तरीका नहीं है। इमरजेंसी में डिबेट हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं, आप भी तो लेकर आ गए थे, आप भी तो तमाम बयान लेकर आए थे। आप नहीं तय करेंगे, दूसरा मेहमान क्या बोलेगा? आलोक शर्मा जी प्लीज, मोदी कुत्ते के बहुत मरेगा ऐसा शब्द कभी बोला गया है? किसने बोला है? आपके शेख हुसैन ने, महाराष्ट्र का। कौन शेख हुसैन? और सुनिए, महाराष्ट्र का नेता, और सुनिए, सुबोध कांत साहब ने कहा हिटलर के बहुत मरेगा। आपको कौन सुबोध कांत साहब? आप क्या सुबोध कांत साहब बताइए? सुबोध कांत साहब कौन? बोलो। सुबोध कांत साहब इस तरह की बहस मत करिए, तरीके से बहस करिए, तरीके से बहस करिए। वोट दे दो। अच्छा ठीक है, आलोक शर्मा जी लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। होम मिनिस्टर था आपकी सरकार का, होम मिनिस्टर आपके यहाँ पर होम क्या मिनिस्टर बोला गया है, गिनवाया समझे? इसलिए मत मोदी बोलिए, जी यमराज आपको थे। पता है। अच्छा सुनिए, यमराज थे ना मोदी ये जी? बताइए, यमराज से बुरा शब्द है कोई? अभी मधुसूदन मिस्त्री ने नहीं, बोला यमराज औकात दिखा देंगे।
ये क्या था? औकात हमने मोदी को औकात दिखा देंगे, किंतु परंतु नहीं मैं बता है, रहा हूं। इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये उनके लिए कहा गया, उनके लिए कहा गया। अगला सेंटेंस भी देखिए क्या है। हाँ। अगले सेंटेंस में क्या है? क्या आप सरदार पटेल से कंपेयर करेंगे? क्या सरदार पटेल है मोदी जी? उनका नाम बदलकर मोदी जी अपना नाम रखेंगे, कोई स्वीकार कर लेगा? सरदार पटेल की मूर्ति पे कितने कांग्रेस के नेता गए? मैं सबसे गया बड़ी हूं। विश्व की मैं मूर्ति गया है। हूं। बताइए मैं श्रद्धांजलि गया अर्पित हूं। करने कितने लोग लेकिन मुझे गए? बता सरदार दीजिए। पटेल को भारत अरे में मैं कब गया दिया? हूं। सरदार पटेल को 1950 में डेथ के बाद से लेके अरे सरदार पटेल के नाम पर जब एक बार अहमदाबाद आप बोल एयरपोर्ट का नाम लीजिए। रखा अच्छा, एक बार गया आप बोल तो लीजिए। कितने एक बार आप बोल लीजिए पूरा। 1500 भाजपाई गए के नाम क्यों बदल दिया? अब आलोक शर्मा जी प्लीज आगे करें बोलिए करके आप। जाकिर अब जी भी अपना नहीं, इंतजार मुझे कर रहे केवल ये हैं बहुत बताइए देर से। जब अच्छा, बोल लीजिए, पूरा हार्दिक ने बोलिए। यमराज बीच में कहा disturbance मोदी मत जी कीजिए। को, यमराज कहने के बाद क्या हार्दिक से माफी मंगवा आलोक ली शर्मा आपने? जी यही तो दिक्कत है, सवाल पूछ मंगवा के ली क्या जवाब माफी? भी तो सुनिया कांग्रेस ही माफी मांगे सर और एक इनके यहाँ दूसरे के कोई बीच जाए में मोदी जी इंटरवीन को करेंगे, गालियां चर्चा देके खराब उसको माला होगी। पहना दिया। जाकिर जी भी इंतजार कर रहे हैं, मीम पार्टी की आपकी बोलिए सहयोगी। अब मैं बोल सकता हूँ। अब प्लीज बीच में इंटरवीन मत मुद्दों पर करें। बात नहीं मुद्दे कर पे रहे। बात कर रहे हैं। महंगाई सर पर चढ़ी सबको हुई समय है। मिलेगा। उन्होंने ऐसा बोला था आलोक 10 साल शर्मा पहले जी इसमें ये गुजरात भाषण में देने वोट का दे मंच दिया। नहीं है। क्या गजब है हमें भाई, शब्दों दुर्भाग्य है का जिसका। हम शब्दों पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो अपनी बात रखने दीजिए। 2 मिनट के लिए शांत हो जाए, फिर मैं जाकिर जी आपके पास आ रही हूँ। सुधांशु जी कंप्लीट देखिए करिए। समस्या क्या है? अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपको महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था मुद्दा निकलता है तो आपको कहना चाहिए था। मोदी जी ने कहा माफी मंगवाएंगे आप, आलोक बता शर्मा जी, दीजिए भाई। ऐसे नहीं आ गए चलेगी सारी चर्चा। कांग्रेस माफी मांग ले। आ गए फिर। खूनी पंजा कहा मोदी जी से माफी मंगवाएंगे। चलिए और जनता देख बोलिए, रही है। अब मैं आलोक बोलूं? शर्मा जी आपको भी देख अब रही मैं है। बोलूं? 50 जनता देख करोड़ रही की है, सब गर्लफ्रेंड करोड़ों लोग देख रहे प्रधानमंत्री इस तरह के हैं। अब भाषण बोल में चुके, अब मैं माफी बोलूं? मंगवाएंगे आप? अब मैं बोलूं? देख रहे हैं दर्शक, काफी देख रहे हैं। अब बोल चुके, दर्शक अब मैं देख बोल रहे सकता हैं हूँ। कि अब आपसे चुनाव में परमिशन है, गुजरात बोल के सकता चुनाव हूँ। से पहले मैं हमेशा बोल बीजेपी सकता हूँ। ऐसा करती है, मुद्दों पर बात नहीं कर रही। अब मुद्दे पे मोरबी के बाद करोड़ों अरे रुपए मैंने वो मोदी मुद्दा जी के बोलना ट्वीट शुरू पर खर्च किया। हो गए, विषय ये। अरे सर मुझे जाकिर जी के पास जाना पड़ेगा, वो बहुत देर से आप इंतजार कर रहे सुनिए, हैं। आप मुद्दे दोनों- की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई, तो कहो महंगाई हटाओ यात्रा, कहो बेरोजगारी हटाओ भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा तो क्या भारत चल जोड़ो रही है? यात्रा बोल रहे हैं। अरे भाई, भारत जोड़ो अच्छा, ये यात्रा क्या बताइए, चल रही है? भाई क्या तरीका है? मल्लिकार्जुन भारत जोड़ो खड़गे जी यात्रा ने से महंगाई इतना में बयान घबराहट। दिया क्या? राहुल नहीं, गांधी जी मोदी से जी को इतनी राहुल घबराहट। कंपेयर करने का गजब बयान है दिया। भाई। भारत जोड़ो यात्रा मधुसूदन क्यों मिस्त्री करी जी जा ने रही कहा है, 2002 इसका के पूरी बाद तरह से हमने उसका आतंकवाद वर्णन बढ़ा। किया। कांग्रेस का किया कि नहीं किया? भारत जोड़ो यात्रा क्यों चलाई जा रही है, आपको आज तक नहीं पता? अच्छा छोड़िए, आप गुजरात पे आते हैं। नहीं पता। गुजरात आप पे गुजरात पे आ जाइए। अब सुनिए, आप वहाँ मतलब गुजरात गोल कांग्रेस- पोस्ट चेंज करते रहिए। अर्बन नक्सली मिल गए आपको गुजरात में? कौन है अर्बन नक्सली बताइए? आलोक 1.5 महीने शर्मा जी, पहले आप मोदी जी चर्चा करने घूमने नहीं आए। आए, अभी मुझे समय लग रहा है आप सर। फैलाने के लिए रायता नहीं फैला रहा मैं भाई। आलोक शर्मा जी अब चर्चा करने नहीं आए, मुझे जाकिर जी के पास जाने दीजिए। नहीं, मैं आप सेंटेंस दोनों बोलना उलझे चाहता हूं। रहेंगे सर, एक दूसरे में जाकिर जी छूट जाएंगे। जाकिर जी और सारी दुनिया आलोक शर्मा खराब जी, है। आलोक शर्मा जी एक प्लीज दूसरे पे इल्जाम जाकिर जी से लगा के बात कोई करने फायदा दीजिए। नहीं है। जाकिर जी, दूसरे पे इल्जाम नहीं, सुनिए। 107 केस वाला इनका प्रदेश क्या अध्यक्ष तरीका है भाई? आलोक जी आप क्या कर रहे आलोक शर्मा जी, हैं? आप लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सर। समझ में आ गया कौन आलोक चुनाव शर्मा जीत जी। रहा, कौन हार रहा है? चुनाव हम जीत भैया कहते हैं जब पी ना पाओ तो ढड़का दो, अगर बहस न कर पाओ तो रायता फैला दो। सुधांशु जी और आलोक शर्मा जी, जाकिर जी की बात सुनने दीजिए। जाकिर 20 जी, साल पुरानी बात कौन कर रहा है जो हार रहा आलोक है? शर्मा जी प्लीज। जाकिर जी अब आखिरी रात है, त्रेता ये युग की बात कौन कर रहा है? कितने आश्वस्त हैं आप? आपको तो ये चुनौती नहीं समझ रहे दोनों लोग। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये गुजरात असेंबली का इलेक्शन है, इसमें गुजरात मॉडल की बात होनी चाहिए। उसकी बजाय ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके मुद्दे ही अलग हैं सारे। जबकि मुद्दा तो ये है कि गुजरात में विकास हुआ या नहीं हुआ, गुजरात मॉडल इंप्लीमेंट किया या नहीं किया, उस मुद्दे पे तो कोई विषय चर्चा ही नहीं है। अभी मोरबी का ब्रिज टूटा, उसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लट्ठा कांड हुआ था, उसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई भी मतलब इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार। हम तो आश्वस्त हैं। हमने तो 13 कैंडिडेट उतारे हमारे मीम के, 13 कैंडिडेट हमारे जो हैं वो हम जोर शोर से प्रचार हमारा चल रहा है और हम इंशाल्लाह जीत के भी दिखाएंगे आपको कि हम यहाँ मीम का यूं समझ लो कि खाता खुलने वाला है गुजरात में। बराबर। कांग्रेस जो है वो 27 साल से तो बीजेपी को हरा नहीं सकी। बराबर। और बीजेपी जो है वो केंद्र में और गुजरात में दोनों में विफल है। गुजरात मॉडल अगर है तो फिर पब्लिक को दिखना भी चाहिए। खाली रिवर फ्रंट या इस तरह की कोई चीजें दिखाने से गुजरात का विकास नहीं हो जाता। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है। तो काम धंधे और विकास की बातें छोड़ के आप आपस के अंदर छीना खीसी कर रहे हैं कि ये वो बोल दिया, इन्होंने वो बोल दिया। अरे चुनाव के अंदर आप लोगों ने यही तो काम किया है, लोगों के मुद्दों को छोड़ के आप बोल तो कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम तो लगा रहे हैं। तो 13 उम्मीदवारों के साथ कौन सा विकास कर देंगे गुजरात का? ना तो मजबूत विपक्ष बना पाएंगे, हमारे ना सत्ता से उखाड़ पाएंगे किसी को। जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, हम सिर्फ उनके मुद्दों के लिए ही लड़ रहे हैं इलेक्शन। बराबर। हमारा जो सरकार है, हम सरकार बनाने में आने वाले भी नहीं है। हम 13 सीट लड़ रहे हैं, 169 सीट हमने कांग्रेस और तो फिर तो आप बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि आप तो वोट कटवाएं। नहीं, वो सारी जो बातें हैं ना
वो इनकी मतलब तैयार की हुई बातें हैं। पब्लिक में जाके आप पूछो कि वोट कटवा है या नहीं है, पब्लिक हमारे साथ है। चलिए, अब आलोक शर्मा जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा, चर्चा को चलने दीजिए, क्योंकि गुजरात की जनता भी देख रही है यहाँ पे। मैं सुधांशु जी से जवाब ले लूं। फॉरवर्ड बोले, मैं किसी के बीच में नहीं अरे बोला। सर, आप तय नहीं मैं करना। बोल रहे हैं आपने दूसरे संकट में डिस्टर्बेंस किया है, आप पूरा दूसरे बात में आप सुधांशु जी पहली बार बोले। मैंने अच्छा, शांति से आपको बोलने दिया। आपस में जब मैं बोलना मैंने शुरू हुआ शांति से बोलने दिया। जैसे ही आप बोलना शुरू हो गए। ये मुद्दों पे डिबेट कीजिए तो मजा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। चुप भी हुआ। मैंने सिर्फ पहले चार वीडियो मिनट तक दिखाइए, आपने आधार कार्ड बोले, मैं कुछ नहीं बोला। अगर यहाँ पर एक दूसरे से आप बदला लेने अब के लिए आपको बात बोल, मैंने तो करेंगे, आपसे कहा आप तब तो बोल चर्चा हो लीजिए। गई। जब आपने कहा बोल चुका, फिर आप बोलने बदला लगे। लेने के लिए चर्चा आज करेंगे, पहला तो सही बात पूरा बोल वक्तव्य लीजिए, रखा। आप बोल लीजिए, पूरी बात बोल आपने लीजिए, पूरा वक्तव्य रखा, आप मैं पूरी नहीं बात बोला। बोल लीजिए ना। लेकिन जैसे ही मैं बोलने शुरू हुआ, आप शुरू हो गए। ना, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब बोलिए, अच्छा बोलिए, अब आप बोलिए। अच्छा, अब बोलने कर, अब बोल लीजिए, उसके बाद मैं मुझे नहीं बोलूंगा। नहीं, अब आलोक शर्मा अब नहीं जी, बोलना है। आलोक टर्न पे शर्मा जी, बोलूंगा। please, अब नहीं बोलना है। मैं अपने टर्न पे बोला था, लेकिन आपका थोड़ा जैसे सा वीडियो चला, patience आप एकदम रखिए। आलोक शर्मा जी, गलत बात। आप रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सुधांशु जी से जवाब लेने दीजिए। जवाब जब आ जाए तब अपनी बारी पर बोलिएगा, जितना मन चाहे उतना बोलेगा। सुधांशु जी, आपके नेता जब एक से बढ़कर एक बयान देते हैं, उस पर आपका कोई स्टैंड नहीं रहता, लेकिन कांग्रेस के एक एक बयान को आप चुनाव प्रचार में बखूबी इस्तेमाल करते हैं। आलोक जी, प्लीज शांत रहिएगा। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा, जो हमारे एमआईएम के प्रवक्ता महोदय बोले, उनका नाम है पार्टी का मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन। उनका नाम है कि मुस्लिमों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, और वो कह रहे हैं कि जी हम सबके लिए काम नहीं, कर रहे हैं। सबके लिए काम वो हमें पता है, नाम बीच नाम ही में, काफी है, वो बताने की जरूरत आप नहीं इन है। दोनों को बोल रहे थे ना, आप बीच में नहीं। बहुत नाम बताने की जरूरत नहीं, और इनके बारे में बताता हूं। मैं तो कहना चाहता हूं, भाई, मुद्दे की बात करो। ये बताइए, इनकी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष हैं जगदीश ठाकुर, जिन्होंने क्या बोला कि गुजरात के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोट करते तो कहते नहीं, वो अल्पसंख्यकों के लिए कहा था। अरे भाई, आपके गुजरात के अध्यक्ष ने तो बगैर लाग लपेट किंतु परंतु के क्लियर कट का हम लाए, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के अलावा दूसरा मुद्दा या आप लाए। अब बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो बोल दिए रावण। अरे बोलते जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, रहते रहते दिल की आरजू लबों पे आ ही जाती है। हकीकत यह है कि विकास के मुद्दे पे, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के साथ फेस टू फेस बात करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए पोलराइजेशन के मुद्दे पे दोनों में ही एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, जवाबी कव्वाली है कि ये बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं, ये बोलते हैं। उनको आग लगानी है, इनको अपनी जमीन बचानी है, और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। आपने ध्रुवीकरण की बात की है, जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। आपने ध्रुवीकरण की बात की है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं आ रही हूँ आलोक शर्मा जी आपके पास। यही आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं कि आपके बाकी नेता सदैव बयान देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं, वो लव जिहाद का मुद्दा गुजरात में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये क्या है, ये किस तरीके की चुनावी रणनीति है? ये लव जिहाद का मुद्दा क्या भाजपा या संघ ने उठाया है? लव जिहाद का विषय केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने प्रयोग किया था, और केरल में केरल एसटीएफ की 5000 केसों की रिपोर्ट के आधार पर केरल हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसमें था कि ये सामान्य प्यार के मामले नहीं है, ये सिस्टमेटिक वे में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करने के मामले हैं। उन्होंने कहा, हमारे नाम पे कहां पर्ची फाड़ रहे भाई? और वहां से तो राहुल गांधी सांसद है केरल से, पूछे, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनकी सरकार चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी वहां सरकार में है, तो इसके ऊपर बोले। चलिए, इस पर मुद्दा तो जवाब- ये लोग बनाते हैं ना। सुधांशु जी ने कहा था कि मुद्दे तो आप भटकाते हैं, हम तैयार हैं महंगाई, बेरोजगारी, सब मुद्दों पर जवाब देने के लिए, लेकिन शब्दों को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? औकात मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, रावण मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तो आप मौका क्यों देते हैं? देखिए, मैंने अभी 20 शब्द गिनवाए, किस किस ने यमराज कहा और किस किस ने क्या कहा। इनका एक कैंडिडेट है, वो कहते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान शब्दों को हटा दें तो बीजेपी नंगी नजर आती है। उससे माफी मंगवा ली होगी, उसमें तो काफी हिंदुत्व का सम्मान हुआ होगा, उन्हीं के कैंडिडेट हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आज मुद्दों पर बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो लव जिहाद हो, लव जिहाद के लिए स्पेशली कहा कि कम्युनिस्टों ने ऐसा किया था। अब बीजेपी कम्युनिस्टों को फॉलो करने लगी है, मुझे तो आज पता चला है कि कम्युनिस्ट ऐसा कर रहे हैं इसलिए बीजेपी ऐसा कर रही है। ये चुनाव आता है तो सारी चीजें किस तरह से आंतरिक पोलराइजेशन किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, उसका पूरा पूरा नजारा है। अभी पीछे कुछ दिन पहले बुलडोजर भी सुन रहे थे, हम तो सोच रहे थे लट्ठा कांड वालों के घरों पे बुलडोजर चल गए होंगे। हम तो सोच रहे थे कि ओरावा कंपनी, घड़ी बनाने वाली कंपनी, जिसके ने 125 से ज्यादा लोगों को मार दिया, उसके यहाँ पर पूरी तरह से बुलडोजर चल गया होगा। लेकिन बुलडोजर भी इनका एक रास्ता है कि किस तरह से उसके
वोट लिए जाएं, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। अभी वो एक ब्रह्मज्ञानी एक व्यक्ति आए थे इनके यहाँ से, उन्होंने कहा अरे भाई 8.5 साल से सरकार है आपकी, 27 साल से आपकी सरकार यहाँ पर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगना है उससे पहले दिन 5 बजे हम ऐसा करेंगे। उत्तराखंड का चुनाव था तो वहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। भैया आपको किसी ने रोका है क्या? पार्लियामेंट में एक बिल आया, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। आपकी सरकार क्यों नहीं कदम उठाती है? उसका कारण सीधा सीधा ये है कि आप लोग केवल इनको हथियार के तौर पर यूज करते हैं। आप बताइए कि हमने यहाँ पर 10,000 करोड़ का कर्जा था, 4 लाख करोड़ का कर्जा कैसे पहुंचा? आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। आपके यहाँ पर तमाम लोग आकर आतंकवाद पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे, उस पर बात करेंगे, जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करेंगे। आपके समय पर उरी, पुंछ, पुलवामा क्या नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप तो आतंकवादियों को कंधार तक छोड़कर आए, क्या इस बात पर वोट मांगे? गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। अब ये बताइए कि 4 लाख जो कोरोना की डेथ हुई उनको कितना कंपेंसेशन मिला? आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि अगर किसी को इंजेक्शन लगने से, वैक्सीन से साइड इफेक्ट होगा तो सरकार जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। लेकिन हमने वैक्सीन लगवा दी, उस नाम पर वोट मांगेंगे हम ये कहना चाहते हैं आपने पूरी तरह से सेना का पूरी तरह से राजनीतिकरण किया, उसका राजनीतिक उपयोग किया, हर सेना की एक्टिविटी पर वोट मांगी। पुलवामा के बाद 24 घंटे में मोदी साहब वहां पर राजस्थान में खड़े होकर शहीदों के फोटो लगाकर वोट मांग रहे थे। इससे ज्यादा कुकृत्य हो सकता है क्या किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए? आपके रहते हुए 45 जवान शहीद हो जाएं, आप उसी बात पर वोट मांगे क्योंकि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, और आज तक उन जवानों को शहीद का दर्जा ना मिले। फिर प्रधानमंत्री आप क्या केवल कॉर्पोरेशन के और पंचायत चुनाव जिताने के लिए बने? यही खड़गे जी ने कहा है कि महंगाई का रावण है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का रावण है, बेरोजगारी का रावण है, उस पर बात कीजिए। मैंने नोट कर लिया, सुधांशु जी से इस बात पर जवाब लूंगी। लेकिन ये जो कांग्रेस बार बार कह रही है हर जगह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में आ जाते हैं, अमित शाह हर चुनाव में आ जाते हैं, इससे आपको आपत्ति क्या है? बीजेपी कहते हैं हमारे पास चेहरे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के बेटे हैं, वो आएंगे। आपको आपत्ति क्या है इस बात पर? हमें आपत्ति ये है कि देश के प्रधानमंत्री को क्या पंचायत चुनाव जिताने के लिए देश ने जिताया था? प्रधानमंत्री का काम क्या केवल ये है? आपने तो वादे किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, उसको कम कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री का काम, कैबिनेट का काम ये है। देश के गृह मंत्री का काम ये नहीं है कि वो गली गली कूचे कूचे जाकर सांप्रदायिकता भरे हुए भाषण दे। 2002 में हमने सबक सिखाया था। ये देश का गृह मंत्री शब्द इस्तेमाल कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि 200 करोड़ रुपया विकास अगर हुआ है तो क्यों आने की जरूरत है? इतने सारे मंत्रियों को आने की जरूरत है? 200 करोड़ रुपया एक हैकर मांग रहा है कि उसने एम्स का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर दिया। 5 दिन बाद गृह मंत्रालय उसका संज्ञान ले रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी फहरिस्त हो गई। मैं जाकिर जी आपके पास आऊं, लेकिन सुधांशु जी का एक हमें इसलिए आपत्ति है कि जो सरकार बनाया है, सरकार में आप गए, जनता ने जो जिम्मेदारियां दी उन पर काम कीजिए। आलोक शर्मा, जब मैं जवाब ले लूं, इनके पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप सिर्फ क्या करते हैं, जैसे चुनाव आते हैं वैसे आप कारपेट बॉम्बिंग करने लगते हैं और उसका फायदा लेने में लग जाती है भारतीय जनता पार्टी। मुद्दे गौण हो जाते हैं, मुद्दे पर आप लोग चर्चा नहीं करते। मैं आशा करूंगा कि जैसे मैंने शांति से सुना है, यदि ये डिबेट करने के लिए आए तो फिर ये कुछ भी बोलते रहे। मेरे हिसाब से अगर गलत तान क्षण था, अगर मैं शांत रहा तो मैं अपेक्षा करूंगा ये भी अपने टर्न का इंतजार करेंगे। जब अपना टर्न आए तो फिर चाहे आप मेरी बात की धज्जियां उड़ा दीजिएगा। अब मैं क्रमवार जवाब देता हूं। इन्होंने सबसे पहले कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे भाई, समान नागरिक संहिता कहां से ध्रुवीकरण का मुद्दा हो गया? सांप्रदायिक मुद्दा कहां से हो गया? जिसको समानता में तुष्टीकरण दिखता है उसको अपनी दृष्टि के शुद्धिकरण की जरूरत है, उसको अपना नजारा बदलने की जरूरत है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने सेना का कोई राजनीतिकरण किया। अरे मैं कोट करके बोल रहा हूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, जब वो 2010 में भारत आए, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर कि 26/11 के मुंबई के हमले के बाद कांग्रेस की सरकार ने, सेना तैयार थी, परंतु इसलिए आक्रमण नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ होगा। यह कह रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति, और मनमोहन सिंह जी के को कोट करके। अगर आपत्ति है तो नोटिस भेज दीजिए उसको कि तुमने कैसे बोल दिया। यह दर्शाता है कि किस ढंग से आपने सेना का राजनीतिकरण किया अपने हित में और देश के अहित में। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने जो मुद्दे की बात कही, जहां तक इस समय की बात है, पूरी दुनिया में बताइए इतनी महंगाई है, इसके बावजूद भारत में एक देश ये बता दे G7 या G20 का, जहां महंगाई की दर भारत से कम हो।
एक देश वो बता दे जहां से, क्योंकि राहुल गांधी विदेश से जाके ज्ञान देते हैं ना भारत के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, लेटेस्ट दिए थे इंग्लैंड से। तो एक देश बता दे जहां से राहुल गांधी जी ने जाकर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान दिया हो और वहां महंगाई दर भारत से कम हो, वो चाहे थाईलैंड हो, जर्मनी हो, इटली हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो। आज पूरी दुनिया में 63 देशों में 10% से अधिक है, उसके बावजूद भारत में इन परिस्थितियों में नियंत्रण है। बेरोजगारी की दर की मैं बात करता हूं, चलिए विकास पे एक बात कहे, ये कहे आपके मन में इतना ज्यादा हिकारत है गुजरात के लिए कि एयरबस की फैक्ट्री गुजरात चली गई तो ये भारत जोड़ो यात्रा में बोल रहे हैं। अरे भाई, भारत से जुड़ाव है कि गुजरात से दुराव है? ये बताइए। अगर आप ये कह रहे हैं हम सब मोबाइल यूज करते हैं, जिस समय भारत में हमारी सरकार आई तब भी भारत नंबर 2 का मोबाइल का कंज्यूमर था, मगर 2 ही फैक्ट्रियां थी, आज 200 फैक्ट्रियां हैं, हम नंबर 2 के प्रोड्यूसर हैं। अब ये मोबाइल बनने शुरू हो गए, भारत में 1 बिलियन मोबाइल बने, एक आसमान से जिन्हों ने आके बनाए। इतने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय, ये बताइए एयरबस की फैक्ट्री यहां पे लगी है, ये कंस्ट्रक्शन अपने आप हो गया। अगर फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद ने बनाया, ये कंस्ट्रक्शन अपने आप हो गया है। इतना रेल रोड और वो बनाए, नहीं, ये तो सब अपने आप हो गया होगा, इस आप किसी ने बनाया थोड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज जब हमारी सरकार आई तब गुजरात का जीडीपी था 99,000 करोड़ रुपए, आज है 19,80,000 करोड़ रुपए। जिस समय हमारी सरकार आई ड्रॉप आउट रेट था स्कूल में 30%, अब है 1.7%। और बाकी आंकड़ों पे कहेंगे अलग बात है, मैं सिर्फ कह रहा हूं गुजरात एकमात्र राज्य है भारत में, चूंकि हमें लंबे समय मौका मिला, पूरे भारत में भूजल का स्तर नीचे गया है, गुजरात में भूजल का स्तर ऊपर उठा है। ये अपने आप में प्रमाण है कि हमने किस गंभीरता से काम करने का आपके पास हूं, उससे पहले जाकिर जी से मैं रिएक्शन। सारे आरोप कांग्रेस पे लगे, मैं उत्तर दे दूं। मुझे मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, जाकिर भाई को पूरा समय दे दीजिए। सबसे पहली चीज इन्होंने स्कूल के ड्रॉप आउट रेट की बात की। आलोक जी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं। जाकिर जी, ये इतनी सारी विकास की बातें कर रहे, दोनों ही कर रहे हैं। मोदी जी खुद आए थे यहाँ पे, मोदी जी आए थे, वो बता रहे हैं सी प्लेन का ओपनिंग किया था। किधर है सी प्लेन? दिखाओ हमको। रो फेरी स्टार्ट हुई, 2 मरतबा बंद हो चुकी। बराबर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये मोदी जी के बारे में डिबेट करनी है तो यहाँ पे नहीं, फिर दिल्ली में कर लेते। अगर यहाँ डिबेट करनी है तो यहाँ के लोकल मुद्दों पे डिबेट करो, गुजरात की प्रजा के लिए डिबेट करो। आलोक जी तो उठा रहे हैं वो मुद्दे, मोरबी की बात भी कर रहे हैं, लट्ठा कांड की भी बात कर रहे हैं। क्या करा उन्होंने? कितने कल्पित को अंदर डाले? ओरेवा वाले का क्या हुआ? ओरेवा का जो मालिक था, जिसकी जिम्मेदारी थी, उसको जेल में अभी तक क्यों नहीं डाला इन्होंने? और छोटे छोटे वॉचमैन को और उनको जेल में डाल के क्या मिलेगा उनसे? लट्ठा कांड इससे पहले हुआ, उसमें लोगों की जानें चली गई। एक चीज है कि जो यहाँ पे गुजरात के अंदर गुजरात की प्रजा के बारे में जो अगर ढंग से बात करनी हो, बराबर है, तो उसमें ये दोनों नाकाम है। ये विपक्ष में फेल रहे, वो सत्ता में फेल रहे, बराबर। इन्होंने दोनों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और प्रजा आज परेशान है। ठीक है, अब आप जिम्मेदारी निभाएंगे 13 उम्मीदवारों के साथ? हम तो हमारी जितनी ताकत है हम उतनी जिम्मेदारी निभा के दिखाएंगे, ईमानदारी के साथ। अरे तो कैसे कर लेंगे सर, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हो रहा है। अभी ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है, आप देखो तो सही। शुरुआत जो है वो है ना, 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। ठीक है सर, अच्छी बात है, ये आपकी शुरुआत है। आलोक शर्मा जी, आप नाकाम विपक्ष रहे, ये भी आरोप है AIMIM का। आप अगर अच्छी भूमिका निभाते तो शायद उनको आना नहीं पड़ता। नहीं, हमने अच्छी भूमिका निभाई, हमसे कुछ कमियां भी रही होंगी, और यही कारण है कि बीजेपी की सीटें 2002 के बाद घटी और हमारी बढ़ी। आगे और ताकत लगाएंगे, कल गुजरात की जनता के दरबार में हम फिर जा रहे हैं। अब मैं कहता हूं, राजनीतिकरण किस किस ने किया? अभी भी 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर वोट मांगे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में धरना जारी था कि ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, 1 रैंक 5 पेंशन है। क्या ये सच है कि नहीं? जो धरना देने वाले लोग थे वो एक्स-फौजी थे कि नहीं? 26/11 का जब आतंकी हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हो रहे थे, वो वोट पोरबंदर से गई थी कि नहीं गई थी? हम उस पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये बता दीजिए, मोदी साहब वहां पर अंदर गोलियां चल रही थी और मोदी साहब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? ये तो बड़ी भारी देशभक्ति थी। और आपके एक प्रवक्ता चूड़ियां लेकर बैठ गई थी प्रधानमंत्री के लिए, ये भी बहुत बड़ी देशभक्ति थी। खैर, आपने जिस तरह से हमेशा से वोट मांगा है, आप कह रहे हैं कि साहब फैक्ट्री अगर आ जाएगी तो क्या होगा? नैनो भी आई थी, कितनी नैनो का प्रोडक्शन हो गया? कितने हजारों करोड़ की जमीन उसको दे दी गई, उस कंपनी को। उसका मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिला है, वो किसान आज तक भी सड़क पे बैठे हुए हैं। आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की, आज भी 15 किलोमीटर के एरिया में जब भी मोदी जी का ट्रिप होता है तो पुलिस कर्फ्यू टाइप लगा देती है वहां पर, कि वहां के गांव के लोग वहां पर मोदी जी का विरोध करने ना पहुंच जाए। क्या यही विकास है? आपने बार बार कहा कि गुजरात के अंदर बेरोजगारी कम है। अभी 22 अगस्त के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 20 साल से 24 साल के बीच में 14% बेरोजगारी दर है, 13.5%। मिनिमम वेजेस जो है वो राजस्थान से भी कम है गुजरात के अंदर।
सेक्स रेशियो नेशनल एवरेज से भी कम है। पहला राज्य है जिसमें 6000 स्कूल बंद हो गए। पहला राज्य है जिसके अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो वो मेडिकल कॉलेज नहीं बना। जो हमारे समय के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे उन्हीं में बच्चे पढ़ रहे हैं आज भी। आप केवल और केवल जुमलेबाजी करते हैं। सी प्लेन उतरा था यहाँ पर, हमारे भाई ने अभी बताया, वो सी प्लेन कहाँ चला गया पूरे देश को नहीं पता है कहीं पर भी। आज भी 28 आंदोलन चल रहे थे, 22 पेपर आउट हुए, 22 पेपर आउट हुए पिछले 6 साल में बच्चों के एग्जाम्स के। एक एसआईटी बन के उसका कार्यकाल पूरा होने पर कहीं पर रिजल्ट आया हो तो बता दीजिए। 70 लोग कच्ची शराब पी के, जहरीली शराब पी के मर गए, एक आदमी जेल में नहीं। लाखों करोड़ का ड्रग्स एक ही पोर्ट पर पकड़ा जाता है, वो कहां से आ रहा है, किसका है। 4 लोगों को आप टिकट कलेक्टर को और उसको गार्ड को पकड़ के मोरबी में बंद कर देते हैं क्योंकि वो आपका फाइनेंसर है, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है बीजेपी का। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, उसके बावजूद ये कहते हैं साहब ये गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। शब्दों से खेलना बंद कीजिए और आज गुजरात की जनता को बताइए आपने क्या किया है। 27 साल हो गए, लेकिन आलोक शर्मा जी आप इनको सत्ता से नहीं उखाड़ पा रहे हैं इस बार। चलिए आपका दावा है, देखते हैं 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन सुधांशु जी जो ये मुद्दे उठा रहे हैं कि कहाँ गया सी प्लेन, आपने तो बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए थे यहाँ पर लोगों को विकास के, लेकिन वो विकास का मॉडल आलोक शर्मा जी की नजरों में एकदम शून्य है। आपने कुछ नहीं किया। देखिए मैं क्रमवार उत्तर देता हूँ। इन्होंने पहले कहा 26/11 पे राजनीति, 26/11 का मुंबई का हमला ये कांग्रेस की सरकार का स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टैंड है कि वो हाफिज सईद ने कराया, मगर इनके महामंत्री इनकी तो आपकी सरकार क्या मानती है? गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं है। जाके दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस ने कराया, इसे कहते हैं राजनीति। बताइए 26 अरे भाई कांग्रेस कहां से की गई? यूपीएस फिर वोट पोरबंदर से गई कि नहीं गई? फिर डिस्टर्ब आया करने ना। लगे। नहीं गलत स्टेटमेंट देंगे तो गलत रोकूंगा ना स्टेटमेंट मैं। क्या दिया? तो आपकी सरकार नहीं मानती कि वो पाकिस्तान ने कराया? नहीं मानती। लो कांग्रेस मानती नहीं कि वो पाकिस्तान ने कराया। अद्भुत स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिएगा। हमारी सरकार नहीं मानती। नहीं आपने कहा आपकी सरकार मानती है हाफिज सईद ने कराया? नहीं मानती। नहीं मानती मतलब इनकी सरकार यानी यूपीए सरकार नहीं मानती कि हाफिज सईद ने कराया। अरे जनाब ऑफिशियली स्टैंड लिया हुआ है यूपीए की सरकार ने, कुछ बोलेंगे। सुनिए ना सुधांशु भाई, पाकिस्तान ने कराया ना, और दिग्विजय सिंह ने कहा आरएसएस ने कराया। तो या तो दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई करिए अपनी सरकार भाई आपके यहाँ पर ये दोनों नहीं चल सकते। आपने किसने क्या क्या कहा? हमारा स्टैंड पाकिस्तान ने कराया, तो दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जो हमने कर दी। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, हार्दिक पटेल ने कहा कि बीजेपी को हिंदू मुसलमान से हटा दीजिए तो बीजेपी नंगी है, उस पर करेंगे कार्रवाई। आलोक शर्मा जी देने तो दो जवाब। आपकी बात कंधार में जो छोड़कर लोग आए थे आतंकियों को, उन पर कार्रवाई कर दी आपने। वो दिख रहा है, वो अपना पार्टी का नंबर बढ़ा रहे, पार्टी का नंबर ऐसे ही कम बनाना है। मैंने शांति से इनको बोलने दिया, एक अनकंफर्टेबल फैक्ट आया। आप शांति से सुन भाई दाऊद की पत्नी यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चली गई। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, वही व्यक्ति जो मुख्यमंत्री था, जो उप मुख्यमंत्री, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप हटा दीजिए उसको। सब दर्शक देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। कैसे व्यर्थ करना है ये आप बखूबी जान गए सर। आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। सुधांशु जी से मुझे जवाब तो लेने दीजिए कि कहाँ गया सी प्लेन, कहाँ गए वो विकास के सब्ज बाग, जानने तो दीजिए। आपको गुजरात की चिंता है तो सुधांशु जी से सवाल तो लेने दो। अब देखिए इनको गुजरात में विकास नजर नहीं आता है। ये कह रहे हैं इनके जमाने के मेडिकल कॉलेजों से काम चल रहा है, राजकोट में एम्स बनना दिखाई नहीं, इनके जमाने का चल रहा है। ये इनके जमाने का बना हुआ है, जहां हम लोग खड़े हुए हैं ये इनके जमाने का बना हुआ है। इनके जमाने में क्या होता है? चालू हो गया, हाँ या ना? फिर डिस्टर्बेंस भाई हाँ या ना बता दीजिए मुझे। आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं समय किया। खराब कर रहे हैं, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। समय खराब कर रहे हैं। इंतजार करिए आलोक शर्मा जी। रायता तो जिस तरह डिबेट डिस्टर्ब कर लेंगे, पार्टी का अपना मामला पूरा डिस्टर्ब कर रहे देश हैं आप आप। लोगों ने डिस्टर्ब कर रखा है, सोशल तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी। अरे चाइना घुस के बैठा है, देश का प्रधानमंत्री चाइना की भाषा बोल रहा है। ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। चलिए आलोक देखिए, शर्मा अभी जी, गुजरात से चाइना चले गए। नहीं आप, कुछ अरे भाई आप बोलने लगना पाकिस्तान है। पाकिस्तान करेंगे, मैं बता पूछ रहा आ हूं। गए भैया, रायता मोदी साहब फैलाने कह के रहे हैं लिए ना कुछ कोई बोल गुस्सा रहा है, ना कोई आया है, ना इसीलिए कोई आया था, ना आएगा। मैं अरे लाखों भाई, दर्शकों चाइना से की कह रहा हूँ, भाषा आप देखे लोग बोल रहे हैं, ये अनाथ 20 जवान हमारे कुछ भी शहीद बोले, हो मैं गए, एकदम उस पर शांत उत्तर रहा, नहीं देंगे। मगर खुद बोलने लगे। नहीं, बताइए तो चलिए सही, 20 ठीक है जवान आलोक शर्मा शहीद जी। हुए, कहाँ सुधांशु जी हुए? समय खत्म हो गया, ऐसे ही समय व्यर्थ होता है और आपने जानने नहीं दिया मुझसे सुधांशु जी से कि 27 साल का मॉडल क्या है। ये जनता ने भी बखूबी देखा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।